आपने कभी सोचा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्लैट लेने जाएं और वहां पे एक दूसरे की आइडेंटिटी को भाई बहन बता दें, तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ झूठ है या फिर ये आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवा सकता है? हाय गाइस, वेलकम टू ये भी लीगल है। और आज बात कपल्स की अपनी आइडेंटिटी बदल के भाई बहन या फिर शादीशुदा बनकर फ्लैट खरीदने की। लेट मी टेल यू दैट लिव इन रिलेशनशिप्स आर लीगल इन इंडिया एंड एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट ने बार बार साफ किया है कि अगर दो बालिग लोग एक दूसरे की मर्जी के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वो बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम झूठ बोलकर एक फ्लैट को लेने जाते हैं। आप मान लीजिए कि अगर आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और आप जाते हैं एक फ्लैट को रेंट करने के लिए, वहां पे आप बताते हैं कि ये तो मेरी बहन है या फिर ये तो मेरा भाई है। तो उस केस में होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों के सरनेम्स मैच करें या फिर आपकी कास्ट सेम हो। उस चक्कर में आपको फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है या फिर आप आधार कार्ड में अपना सरनेम चेंज करवाते हैं। तो ये फॉर्जरी के अंडर आता है। क्या आपको पता है कि ये सब करके आप किन लीगल पचड़ों में फंस सकते हैं? अक्सर ये देखने में आता है कि कपल्स जब आते हैं, कहीं उनको रेंटेड प्रेमाइसेस में रहना होता है, किसी घर में रहना होता है किराए से, तो वो अपने आप को लिव इन रिलेशनशिप बताने की जगह बताने लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि वो भाई बहन है या हस्बैंड एंड वाइफ है। ये चीज़ करने की उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली चीज़, लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई ऑफेंस नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन भी वो यहाँ करते हैं तो क्या वो मिसरिप्रेजेंटेशन कोई क्राइम बनता है? वो मिसरिप्रेजेंटेशन कोई क्राइम नहीं है। अगर वो किसी फेक आइडेंटिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं या वहाँ पर आके किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज नहीं किया है, तो ये किसी भी तरह का ऑफेंस नहीं है। वर्स्ट केस में भी ये एक सिविल मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाता है, जिसके लिए एक सिविल रेमेडी अवेलेबल हो सकती है, टेक फॉर एग्जांपल कंपनसेशन की, लेकिन कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और साथ ही साथ उसके साथ कुछ ऐसे एक्शंस भी करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो एक झूठ सच में बदल जाए। अगर मान लीजिए कि आप अपने मकान मालिक को झूठ में फंसाते हैं और एक धोखे से रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं जिसमें कि फेक डॉक्यूमेंट्स का आपने यूज किया है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है। बट वेट अ सेकेंड, क्या सिर्फ झूठ बोलना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है? अगर आप अपने रिलेशनशिप के स्टेटस के ऊपर झूठ बोल रहे हैं तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। अगर आप उस रिलेशनशिप के स्टेटस के साथ साथ अपने किसी डॉक्यूमेंट को भी फॉर्ज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक ऑफेंस है। 2022 का श्रद्धा आफ्ताब केस वाज ऑल ओवर द न्यूज। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया था, यानी कि मर्डर कर दिया था। अब यहाँ पे इस केस को कोर्ट करने का ये मतलब है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने वसई में एक फ्लैट रेंट पे लिया था, जो कि एक दूसरे को मैरिड बता के लिया था। सिर्फ अनमैरिड होकर अपने आप को मैरिड बताकर एक फ्लैट को रेंट पे लेना अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। आइए ये खुद हम एक लीगल एक्सपर्ट से सुनते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, 2022 में श्रद्धा और आफ्ताब का केस हुआ था, जिसमें दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को या तो हस्बैंड एंड वाइफ या ब्रदर एंड सिस्टर बताया था। लेकिन उस केस के अंदर भी जब जो बॉयफ्रेंड है वो श्रद्धा का मर्डर करके और उसको मतलब पीसेस में उसको कट करके फिर उसको डिस्पोज करता है, उस केस में भी ये मुद्दा उठा था कि क्या यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लैंडलॉर्ड की। तो उसमें लॉ एकदम क्लियर है। ये एक नेग्लिजेंस का केस हो सकता है, यह केस हो सकता है सिविल किसी भी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन का। लेकिन यहाँ पर केस जो है मर्डर केस या दूसरे सीरियस ऑफेंसेस जो हैं वो आप लैंडलॉर्ड के ऊपर एलिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि दो इंडिविजुअल जो उसके पास आके रह रहे हैं वो आपस में किस एक्ट को किस तरह से कमिट कर रहे हैं। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बारी, लॉ वर्सेस लाई। अब ये सब करते हुए अगर आप पकड़े गए तो कौन कौन सी धाराएं लगेंगी ये भी जान लो। बीएनएस सेक्शन 318 फॉर चीटिंग। अगर किसी लैंडलॉर्ड को धोखे में रखकर रेंट एग्रीमेंट कराया गया है और सिर्फ चीटिंग साबित हुई है तो 3 साल तक की जेल या फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर चीटिंग करके प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स या फिर टेनेंसी के कोई पेपर्स को आपने हासिल किया है तो 7 साल तक की जेल या फिर फाइन हो सकता है। बीएनएस सेक्शन 319 फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर किसी ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई या फिर किसी और की आइडेंटिटी बताकर धोखा दिया तो 5 साल तक की जेल या फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। बीएनएस सेक्शन 336 फॉर फॉर्जरी। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज हुआ है और उसका पर्पस या फिर इंटेंशन चीटिंग था तो 7 साल तक की जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। अब ये फॉर्जरी है क्या? आइए खुद ही हम एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से समझते हैं। फॉर्जरी का मतलब साधारण शब्दों में या सिंपल भाषा में ये होता है कि आप किसी भी कागज़ को जो आपकी आइडेंटिटी दिखा रही है या किसी भी कागज़ को जो आपको किसी तरह का ऑथेंटिकेशन दे रहा है, आप उसको बदल देते हैं।
जैसे आपने अपना नाम अगर आधार कार्ड में बदल दिया, आपने अपना परमानेंट एड्रेस अगर आधार कार्ड में बदल दिया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये फॉर्जरी के अंदर आती हैं, और अगर आप उसका मिसयूज करते हैं कागज़ का तो वो और ज़्यादा सीवियर ऑफेंस हो जाता है। पर अब सवाल ये है कि आखिर लोगों को अपनी आइडेंटिटी छुपाने की क्यों जरूरत पड़ती है? ऐसी क्या वजह है जिसके लिए लोग अपनी पहचान छुपा लेते हैं? कई लोगों का ये कहना है कि अगर उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी, कास्ट या फिर रिलेशनशिप स्टेटस बता दिया तो शायद उन्हें घर ही ना मिले। खासकर सोशल मीडिया और कई न्यूज रिपोर्ट्स में ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों ने ये एलिगेशन लगाया कि उनके मुस्लिम होने, अनमैरिड होने या फिर किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड की जगह से आते हुए उनको फ्लैट देने से मना कर दिया गया। हालांकि हर लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं होता है। अब कई लोग इसी फियर और रिस्क की वजह से अपनी लीगल आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करते हैं और यहीं से लीगल रिस्क शुरू होता है। रिलीजन के बेसिस पे अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देना, लीज पर देना या नहीं देना, ये प्राइमा फेसी कोई ऑफेंस, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट कोई ऑफेंस नहीं बनता है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि इस इंडिविजुअल ने क्राइम कमिट कर दिया अगर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी भी XYZ रिलीजन के इंडिविजुअल को उसने एज अ टेनेंट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। लेकिन मान लीजिए वो किसी एग्रीमेंट में एंटर कर जाता है और बाद में वो इस चीज़ का इशू बनाता है कि नहीं, यहाँ पर सो एंड सो इस इंडिविजुअल का रिलीजन है और मैं इस तरह के रिलीजन पर नहीं दे सकता हूँ, तो वहाँ पर एक सिविल रेमेडी जो टेनेंट होता है उनको अवेलेबल होती है। अब बात उनकी जिसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि लैंडलॉर्ड और उनके राइट्स की। अगर कोई लैंडलॉर्ड या मकान मालिक फ्लैट देते टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराता या फिर आपकी आइडेंटिटी को ढंग से चेक नहीं करता या जानबूझ के सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर करता है, तो कई स्टेट्स में लोकल पुलिस रूल्स और टेनेंट वेरिफिकेशन गाइडलाइंस के तहत उन पर भी एक्शन हो सकता है। आपको क्या लगा? बस इतना ही? इसके अलावा भी आप पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे क्रिमिनल केस, अरेस्ट, फेक डॉक्यूमेंट्स मिले तो फॉर्जरी चार्जेस, रेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, फ्लैट भी खाली करना पड़ सकता है, और तो और लास्टली फ्यूचर टेनेंट वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड के लिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जरा सोचिए, एक घर किराए पर लेने के लिए लिया गया शॉर्टकट आपकी पूरी लीगल हिस्ट्री खराब कर सकता है। तो अगली बार रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले अपनी रिलेशनशिप से ज्यादा अपनी डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी पर ध्यान रख लेना। अगर आपको ये लीगल अवेयरनेस अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि कभी कभी कानून की सबसे बड़ी मुश्किलें एक छोटी सी लीगल मिस्टेक से ही शुरू होती हैं। बाकी स्टे सेफ, स्टे लीगल। मिलते हैं अगले एपिसोड में ये भी लीगल के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए जिंगाबाद।